ओके जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी टेस्ट स्कोरिंग। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों को अंडर कंसीडरेशन हमने रखना होता है। हमने बिफोर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिनको हमने फॉलो करना होता है। उसमें कौन से वेरिएबल्स फैक्टर्स टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब हम बात करेंगे स्कोरिंग की। जैसे हमने पहले भी बात की कि एक टेस्ट जितना भी अच्छा टेस्ट हो, अगर वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश की गई है, केयरफुली उसके फैक्टर एनालिसिस किया गया है, केयरफुली उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश की गई हैं, इवन देन उस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग में अगर कोई कमी रह जाए तो वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी इनवैलिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग दोनों प्रोसीजर्स में ये पता होना चाहिए कि हमने किन किन कंसीडरेशंस का ख्याल रखना है, हमें कौन से काम करने हैं और किस तरह से स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न पे हमने इन दोनों स्टेप्स को जो है वो कंडक्ट करना है। एक टेस्ट जब भी डेवलप किया जाता है, उसको डेवलप करते हुए हमने जितना भी कीनली उसको जो है वो सारे प्रोसेस से गुजारा हो, एडमिनिस्ट्रेशन हमने बहुत अच्छी कर ली हो, और हम अगर स्कोरिंग में कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें, चाहे अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से, चाहे इग्नोरेंस की वजह से, दोनों सूरतों में आपके टेस्ट के रिजल्ट्स जो होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। हम जब भी कोई टेस्ट डेवलप करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो या कैजुअल वे में या इनफॉर्मल वे में डेवलप किया गया हो, या वो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस जैसे कि टीचर मेड टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की डेवलपमेंट में हमने स्कोरिंग प्रोसीजर्स को पहले से इस्टेब्लिश करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम टेस्ट डेवलप कर लें और एडमिनिस्टर भी कर दें और उसके बाद हम प्लान करें कि अब इसको स्कोर कैसे करना है। तो जो भी टेस्ट एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले टेस्ट हमारे पास होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट जैसे टीचर मेड टेस्ट होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली डेवलप हो रहे होते हैं, और जैसे जैसे सिलेबस चेंज होता है या यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हर बैच के लिए नया टेस्ट डेवलप किया जा रहा होता है। तो इवन उन टेस्ट की भी स्कोरिंग प्रोसीजर पहले से इस्टेब्लिश किया जाता है कि हमने इसको किस तरह से स्कोर करना है, वो ऐसे टाइप टेस्ट हो या वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, जो भी पैटर्न उसका है उसमें स्कोरिंग प्रोसीजर्स पहले इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये देखा जाता है, ये सोचा जाता है, प्लान किया जाता है कि इसकी स्कोरिंग बाय पार्ट्स होगी या ओवरऑल स्कोरिंग होगी किसी क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेपर देते हैं तो उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। उस टेस्ट में लिखा होता है कि जी क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी फॉर एग्जांपल, और वो ऑब्जेक्टिव है, और फिर क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं। तो अब जाहिर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्कोरिंग रूल्स कुछ और होंगे, सब्जेक्टिव दो क्वेश्चन जो होंगे उनके स्कोरिंग रूल्स कुछ और होंगे, उनके स्कोर्स भी डिफरेंट होंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें डिफरेंट उसके पार्ट्स होंगे। अगर उसमें एमसीक्यूज का एक पार्ट है, एक उसमें शॉर्ट आंसर्स का पार्ट है, और एक ट्रू फॉल्स का या फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, तो उनकी भी स्कोरिंग और उनकी स्कोरिंग के वेट्स, स्कोरिंग का प्रोसीजर सारा कुछ डिफरेंट होगा, और वो पहले से इस्टेब्लिश्ड होगा कि ये स्कोरिंग कैसे करनी है, हर सेक्शन के कितने स्कोर्स होंगे और हर करेक्ट आंसर को कितना स्कोर दिया जाएगा, हर रॉन्ग आंसर को क्या स्कोर दिया जाएगा, टोटल स्कोर उसका मैक्सिमम स्कोर कितना है, ये सारा कुछ पहले से उसमें डिसाइडेड होता है। और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जैसे जो पब्लिशर्स ने पब्लिश किए होते हैं, उनके आपके पास पहले से स्कोरिंग स्टेंसल्स भी मौजूद होती हैं। आपको उसकी अगर हैंड स्कोरिंग भी करनी है, अगर मशीन स्कोरिंग हमने जैसे जिक्र किया था कि हम मशीन स्कोरिंग भी करते हैं, कंप्यूटराइज स्कोरिंग भी होती है, और हैंड स्कोरिंग नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, तो हैंड स्कोरिंग के लिए भी आपके पास स्टेंसल्स जो कि टेस्ट पब्लिशर्स ने दी होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप स्टेंसल जो है वो खुद
बना भी सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको जो है वो स्टेंसिल की मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक आंसर शीट है। अगर आपके पास आंसर शीट का प्रिंट है और उसी प्रिंट को आप जो है वो स्टेंसिल की फॉर्म देना चाहें तो आप खुद से ये काम कर सकते हैं। उसका एक प्रिंट किसी हार्ड पेज पे, किसी कार्ड पे आप लेके उसमें जो जो करेक्ट आंसर हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं। जैसे ये एक आंसर शीट है जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। इसमें क्वेश्चन 1 जैसे है, उसके सामने 4 ऑप्शंस लिखी गई हैं, 2 है, 3 है, सबके सामने 4 ऑप्शंस ABCD है। MCQs पैटर्न का ये टेस्ट है जिसकी स्टेंसिल की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसमें जो करेक्ट आंसर है, एक तो तरीका ये है कि आप उसके लिए एक की बना लेते हैं। आपके पास की है और आपने उसमें नोट किया हुआ है कि क्वेश्चन 1 का आंसर सपोज बी है, क्वेश्चन 2 का आंसर डी है और क्वेश्चन 3 का आंसर ए है। तो आप ये अपने पास नोट कर लेते हैं और चेक करते हुए, मार्क करते हुए आप मार्क कर सकते हैं कि किसने करेक्ट आंसर दिया है, किसने इनकरेक्ट दिया है। और अगर आपने इस तरह कोई स्टैंडर्डाइज्ड आंसर शीट दी है और उसी आंसर शीट में उन्होंने आंसर देना है और उसी पैटर्न पे आपने जैसे NTS का अगर कोई टेस्ट दिया हो या कोई किसी इदारे में कोई इस तरह का टेस्ट दिया हो जहाँ पे ये लिखा होता है कि जी आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपने कलर करना है या बॉल पेन से उसको जो है आपने इस तरह से फिल करना है या मार्कर से इस तरह से फिल करना है कि वो सारा सर्कल कंप्लीटली कलर से फिल हो जाए। तो वो इसीलिए असल में करवाया जाता है कि उसकी मार्किंग स्टेंसिल से हो सके, चाहे वो मशीन स्कोर्ड हो चाहे वो हैंड स्कोर्ड हो। तो अब अगर आप इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं टोटली, तो इसको स्टेंसिल से चेक किया जा सकता है। इसी आंसर शीट के ऊपर इसी तरह की आंसर शीट जो स्टेंसिल में हमने कन्वर्ट की होती है उसको उसके ऊपर प्लेस कर दें और आपको एग्जैक्ट वो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो करेक्ट हैं। अब वो कैसे होगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सामने ABCD है। सपोज इसमें बी आपका जो है करेक्ट रिस्पॉन्स था, दूसरे में ए करेक्ट रिस्पॉन्स था। अब आप पहले में बी को और दूसरे में ए को एक होल बना दें, उसको खाली कर दें उस स्पेस को। उसके लिए एक पंच यूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल स्टेपलर की तरह का एक पंच है, या आपने पंचर देखा होगा, फाइल में पेज लगाने के लिए एक पंचर यूज करते हैं जो कि डबल पंच करता है, 2 साइडों से वो होल बनाता है और आप उसको फाइल में जो है वो पेज को लगा सकते हैं। तो ये एक सिंगल होल के लिए ये एक पंचर होता है। स्टेंसिल बनाने के लिए आप इसको यूज करते हुए आप इसमें होल बना सकते हैं। आप बी ऑप्शन जो आपकी ठीक है, इसको आप पंचर से पंच कर दें, यहाँ पे एक होल बन जाएगा। अब जब आप इसको आंसर शीट के ऊपर रखेंगे तो ये होल में से आप नीचे देख सकते हैं कि क्या ये बी हाईलाइटेड है या नहीं है। अगर हाईलाइटेड है इसका मतलब उसने करेक्ट ऑप्शन पे टिक किया है। अगर ये हाईलाइटेड नहीं होगा तो बाकी तीनों चूंकि छुपे हुए हैं, चाहे उस पर उन्होंने गलत आंसर किया किसी पे या बिल्कुल आंसर नहीं किया, आपको ये पता चल जाएगा कि उसने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं। हम इसकी मदद से बड़ी इजीली बगैर बार बार की को कंसल्ट किए इस पेंसिल को उस आंसर शीट के ऊपर रख के अपनी मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। अगर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी हो तो फिर सिंपली इस तरह की स्टेंसिल हमें जो है वो काम नहीं देती। जैसे अगर उसने कोई गलत आंसर दिया है या आंसर नहीं दिया तो वो जाहिर है फिर इसमें सिर्फ एक ही होल आपने किया होगा, वो आपको बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में नहीं शो कर रहा होगा कि उसने उसने तो टिक किया है या नहीं किया। या अगर आपने ओवर राइटिंग और कटिंग की नेगेटिव मार्किंग करनी है तो भी आपको जो है वो फिर नज़र नहीं आ सकेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ओवर राइटिंग और कटिंग के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं और आपके पास कोई ऐसी नेगेटिव मार्किंग की कोई इंस्ट्रक्शंस आपने नहीं दी उस टेस्ट के लिए, तो फिर ये स्टेंसिल आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम इनको सेपरेटली देख लेते हैं कि स्कोरिंग आपने अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी स्कोरिंग करनी हो, ऑब्जेक्टिव की, MCQs की, ट्रू फॉल्स की स्कोरिंग करनी हो तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप अगर ऐसे टाइप टेस्ट यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी स्कोरिंग कर रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस जाहिर है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की निस्बत ज़्यादा होते हैं।
उसमें क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया गया है, कौन सा उसमें मटेरियल लिखा गया है, और जो इवेल्युएटर है वो उसको किस तरह से परसीव कर रहा है, उसमें वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप टेस्ट जो हैं उनकी स्कोरिंग के रूल्स को जिस हद तक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सके उनको बनाया जाए। आप अगर फर्ज करें कोई क्वेश्चन एक जो है वो आपने दिया है या दो क्वेश्चन आपने दिए हैं, उन क्वेश्चंस को जब आप मार्क करते हैं, उनकी रेटिंग करते हैं, तो बाज़ औक़ात आप जो है वो किसी की हैंड राइटिंग देख के, किसी ने अगर कोई हेडिंग्स बहुत अच्छी बना के उसको बड़ा क्लियरली लिखा है, तो आप बाज़ औक़ात बगैर पढ़े भी उसकी हेडिंग से इम्प्रेस होके, उसकी हैंड राइटिंग से इम्प्रेस होके उसको मार्क्स जो है वो ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। इसको हम पेनमैनशिप कहते हैं कि आप जो उसका एक रिटन एक्सप्रेशन है उसकी बेसिस पे आप जो है वो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दें। जब आप पेनमैनशिप की बेसिस पे इस तरह से जर्नल व्यू बना के मार्किंग करते हैं तो इसको हम लीनियंसी एरर कहते हैं, जो आप जनरली एक ओवर जो आपका रिएक्शन होता है उसमें आप बड़ा उसको ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। तो ये लीनियंसी एरर को हम जो है वो टेस्ट की नेचर पढ़ते हुए भी हमने डिस्कस किया था कि आप जनरली जब जो है वो किसी को फेवर दे देते हैं जो कि उसको फेवर नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से आप जो है वो अगर कोई एक आंसर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी क्वेश्चन भी इसके ठीक ही होंगे, या अगर किसी के ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव पार्ट भी है और आप ऑब्जेक्टिव का जो है वो पोर्शन देखते हैं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आप अज्यूम कर लें कि इसको सब्जेक्टिव भी आता होगा, तो उसको आप उतना गौर से उतनी डीपली ना पढ़ें, ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं, यानी आप होलिस्टिक व्यू जो आपने बना लिया था कि आपको ये लगा कि एज ए होल ये कैंडिडेट जो है इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो जब आप एज ए होल उसका ये रिस्पांस देखते हुए उसको बेनिफिट देते हैं या उसको जो है वो मार्किंग में कोई एरर करते हैं, तो इसको हम हेलो इफेक्ट या हेलो एरर कहते हैं। तो लीनियंसी एरर और हेलो एरर दोनों से हमें जो है वो बचने के लिए हम जो स्कोरिंग रूल्स बनाते हैं ऐसे टाइप टेस्ट में, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, जिस हद तक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो उस हद तक ऑब्जेक्टिव हों। जब भी आप ग्लोबल या होलिस्टिक एज ए होल किसी की जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, उसकी स्कोरिंग कर रहे होते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, जाहिर है वो बाइस्ड रिजल्ट्स कंसिडर होंगे। तो हम इसके लिए जो सबसे पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि हर पार्ट के डिफरेंट सेपरेट वेट्स उसके जो हैं वो हों और उस पार्ट को उसी पार्ट तक महदूद रखा जाए। आप जब नेक्स्ट पार्ट यानी एक क्वेश्चन या एक पार्ट पेपर का आपने पढ़ा है उसको मार्क कर दिया है, उसके बाद उसको जहन से निकाल के बिल्कुल एम्प्टी माइंड होके अगला क्वेश्चन उसका जो है वो पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी स्कोरिंग जो है वो होलिस्टिक या ग्लोबल ना हो बल्कि एनालिटिक स्कोरिंग हो, जिसमें आप हर क्वेश्चन का, हर पार्ट का अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं जो उसका बनता है। तो जो उसके स्कोर्स हैं, मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसमें भी आपको रूल्स बनाने होंगे कि आपने अगर मटेरियल जो उसने उसमें पुट किया है उसको कितने मार्क्स देने हैं, जो उसकी हैंड राइटिंग है उसका कितनी वेटेज होगी, उसने अगर उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसकी बुलेट्स फॉर्म में, नंबर्स में या हेडिंग्स में डिवाइड किया है, तो उसके कितने मार्क्स का एडवांटेज उसको मिलेगा। ये रूल्स आप पहले से बनाते हैं। ये नहीं होता कि आप किसी की हेडिंग से मुतासर हो जाएं, किसी के बुलेट्स बनाने से मुतासर हो जाएं, किसी के मटेरियल जो उसने कंटेंट दिया है उससे मुतासर हों। आपको हर एक के लिए अगर टोटल 5 मार्क्स हैं आपके क्वेश्चन के, तो आप अगर चाहते हैं कि हैंड राइटिंग के भी एडवांटेज मिलना चाहिए, तो आप स्पेसिफाई कर लें कि 1 नंबर सिर्फ हैंड राइटिंग का होगा। फिर आप स्पेसिफाई कर लें कि अगर उसने ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है, उसने हेडिंग्स या बुलेट्स या नंबर्स में या हाईलाइट कर करके चीज़ों को मेंशन किया है, तो 1 नंबर उसका दिया जाएगा। 3 मार्क्स जो हैं वो आप बच गए हैं, वो हम कंटेंट का देंगे कि उसने मटेरियल क्या लिखा है। तो आपके ये डिविजन्स जो हैं ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को
इंश्योर करेंगी कि आप जो है, फिर उसमें लेंथ कितनी होगी ये भी आप डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन जो है उसका मटेरियल मैक्सिमम कितना हो सकता है, या आपने अगर कोई खुद से कुछ टीच किया है और टीच करने के बाद आप टेस्ट ले रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि आपने कितना मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसमें कितना मटेरियल जो है वो आपने उससे पूछा है, रिटेन जो बच्चों ने किया वो कितना था, और जो फिर उन्होंने दोबारा जो है वो राइट किया है वो कितना आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिहाज से आप जो है वो डिसीजन लेंगे। फिर उसमें जाहिर है अगर आप लेंथ देखते हैं तो फिर किसी ने स्पेसिंग कितनी रखी है लाइंस में, और एक रो में एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखे हैं, उससे भी उसकी लेंथ का डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसमें आप कुछ चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं कि जिनको आपने ऐसे टाइप टेस्ट को स्कोर करते हुए अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या नियर टू द ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो सकती है। उसमें सबसे पहली बात ये है कि स्कोर ऑल द आंसर्स ऑन वन क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि आपके पास अगर 50 पेपर्स हैं, 50 आंसर शीट्स हैं, 50 लोगों की आंसर शीट्स हैं, तो पहले सारी की सारी 50 लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लें। आप बजाय इसके कि एक कैंडिडेट के, एक पार्टिसिपेंट के सारे क्वेश्चंस पढ़ के उसकी स्कोरिंग करके उस पेपर को साइड पे करें और फिर अगले पेपर पे जाएं, उसकी बजाय आप ये करें कि पहले अगर आपने क्वेश्चन 1 मार्क करना शुरू किया तो सारे पेपर्स का क्वेश्चन 1 मार्क कर लें, क्योंकि उसमें आपका कंपैरिजन, आपके फ्रेम ऑफ माइंड एक ही रहेगा, एक ही क्वेश्चन पे आपका फोकस होगा और उसी को आप कंपेयर करके सारे लोगों को आप जो है वो कंपैरेटिव या रिलेटिव स्कोरिंग उनकी कर सकेंगे। देन आपके जो भी क्वेश्चन है जो आपने मार्क करना शुरू किया वो एक ही टाइम पीरियड में मार्क करें। आपका मूड, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ हो सकती है। आप कभी जो है वो बड़े अटेंटिव होके काम कर रहे हैं और कभी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है किसी वजह से। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन जो हैं कुछ पेपर्स के एक टाइम में मार्क किए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे टाइम में मार्क किए हैं तो उससे ज़ाहिर स्कोरिंग में डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन 1 मार्क करना शुरू किया है तो सारे क्वेश्चन 1 उसी फेज में एक दफ़ा ख़त्म करके फिर आप वो सेशन ख़त्म करें। नेक्स्ट अगर आपने ब्रेक लेनी है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तो वो एक सेशन में फिर कंप्लीट कर लें ताकि कोई वेरिएशन ना आए। इसी तरह से आपने जो मटेरियल उसमें देखना है, आप जो उसका मार्किंग उसकी कर रहे हैं उसमें आप उसका स्टाइल यानी जो उनकी मैकेनिक्स हैं और क्वालिटी ऑफ राइटिंग, उन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया मटेरियल को, हेडिंग स्कीम उसको मैनेज किया, उसके लिए स्पेसिफाई करें कि आपने कितने मार्क्स देने हैं, और कंटेंट जो उसकी असल मटेरियल है उसको कितने मार्क्स देने हैं। तो ये आप अलग अलग इनके मार्क्स पहले से डिसाइडेड होंगे तो ही आप ऑब्जेक्टिव या नियर टू द ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग उसकी कर सकेंगे। देन आपके पास अगर अवेलेबिलिटी हो तो कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन जो आपकी स्कोरिंग को वैलिडेट कर सके, यानी कोई और इवेल्युएटर जो अगर सारे नहीं तो कम से कम रैंडमली कुछ पेपर्स जिनकी आपने मार्किंग की है कोई दूसरा इवेल्युएटर भी उनकी मार्किंग करे और फिर देखा जाए कि क्या कोई मेजर डिफरेंस आपकी स्कोरिंग में और उसकी स्कोरिंग में कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर रैंडमली चंद पेपर्स आप सिलेक्ट करके उनकी स्कोरिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम मिलती है तो इसका मतलब आप सही इवेल्युएशन कर रहे हैं, और वो जाहिर है जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे वो उस इवेल्युएटर को भी बताए जाएंगे कि हमने मार्किंग किस तरह से की है। और जब आप स्टूडेंट्स के पेपर ले रहे हैं और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट मेजर हो रही है और स्टेप बाय स्टेप उनके जो है वो एग्जाम्स या उनके कोई टेस्ट हो रहे हैं, या एक सेमेस्टर में एक पेपर हुआ है और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जाहिर है उन्होंने पेपर देने हैं, तो फिर उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये अचीवमेंट टेस्ट मार्क करते हुए उसमें कमेंट्स और उनकी इश्यूज जो उन्होंने प्रॉब्लम्स की हैं या उनकी जो कमियां हैं उसको अटेम्प्ट करते हुए उसको मार्क किया जाता है। अगर कोई गलती है उनकी तो उसकी करेक्शन की जाती है, उसको वहाँ पे मार्क किया जाता है, ताकि यहाँ पे आपका काम एज एन एवेलुएटर सिर्फ यही ना हो कि उनको एक मार्क्स आपने असाइन कर देने हैं, बल्कि उनकी गाइडेंस भी हो सके, उनको गाइडेंस भी मिल सके कि नेक्स्ट टाइम वो एरर्स ना करें या वो कमियां उनके पेपर में या उनके टेस्ट में ना रह जाएं जो कि आज हैं।
कुछ सॉफ्टवेयर भी जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तो नॉर्मली सबको पता होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स या इंटरनेट बेस्ड टेस्टिंग होती है। ऐसे टाइप टेस्ट में भी हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर्स कुछ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट हम कर सकते हैं। ई रेटर के नाम से आपने जो है वो कोई अगर सॉफ्टवेयर पहले सुना हो तो हम उसमें जो है वो आपकी ऐसे टाइप टेस्ट की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपकी जो जितनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी इंटेलिजेंस को मैयर करते हुए जो हमारे वर्बल टेस्ट होते हैं या हमारे अचीवमेंट टेस्ट हैं, उसमें ऐसे टाइप टेस्ट हैं उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हम बहुत बड़ा लार्ज डाटा जो है वो मौजूद होता है। जैसे आप रिपोजिटरी कह लें कि जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी मौजूद होते हैं उस सॉफ्टवेयर में, और वो उनसे कंपेयर करके एक आंसर को जो है वो चेक कर रहा होता है। अब वो जाहिर है उसमें किसी शख्स की, किसी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी, और अगर उसमें कोई नई चीज़ें उसका आंसर करते हुए कुछ जो है वो ऐड कर रहा है कोई एक इंडिविजुअल, और वो सॉफ्टवेयर में उस तरह से मौजूद नहीं है, तो जाहिर है वो उसकी स्कोरिंग फिर उस हद तक अच्छी नहीं हो सकती। वो उसको चूँकि मैच नहीं होगा वो प्रीवियस मटेरियल के साथ, जो मटेरियल उसमें सेव्ड है, तो फिर उसमें जो है वो उस तरह से उतनी अच्छी स्कोरिंग नहीं हो सकती। लेकिन इवन देन कुछ ऐसे टेस्ट जो बड़े लेवल पे होते हैं और उनका सिलेबस डिफाइंड होता है कि ये चीज़ें अगर पूछी जाएँ तो उनके आंसर में ये कुछ बताया जाएगा, तो उन डिफाइंड पैटर्न्स पे अगर कोई टेस्टिंग हो रही है तो उसमें आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं स्कोरिंग के पर्सपेक्टिव में। देन आप जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट को स्कोर करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो स्कोरिंग प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप वेटेज जो हर क्वेश्चन के आंसर की है वो आपने जैसे डिफाइन की होती है वो उसी तरह से रहती है, और उसमें अगर एरर्स आते भी हैं तो वो यही आ सकते हैं कि आप की कंसल्ट करते हुए कोई गलती कर लें। आपने ए को डी पढ़ लिया और जिसने ए टिक किया था उसको आपने क्रॉस कर दिया क्योंकि आपने की पढ़ते हुए ए को डी पढ़ लिया था और आपको लगा कि डी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपकी कोई ह्यूमन एरर की वजह से कोई एरर आ जाए या स्टेंसल आगे पीछे हो गई है, वो जो है वो मिसप्लेस हो गई है, उसकी वजह से एरर आ जाए, तो ये ह्यूमन एरर हम इसको कहते हैं। वो क्लरिकल एरर हम उसको कह सकते हैं, ह्यूमन एरर कह सकते हैं। लेकिन वो एज इट इज़ उस टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर का एरर इस तरह से नहीं कंसीडर किया जाएगा कि ये इसका पैटर्न ही ऐसा है कि इसमें एरर आ जाते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग है वो एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप टेस्ट, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। आप उसमें मशीन स्कोरिंग भी अगर करते हैं, कंप्यूटर स्कोरिंग करते हैं या हैंड स्कोरिंग करते हैं, तो उसमें स्टेंसल्स जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है, आप उसमें स्टेंसिल यूज़ कर लेते हैं या आपके पास की मौजूद है और आप वो यूज़ करते हुए विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स आप वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, रादर कि आप जैसे ऐसे टाइप टेस्ट को जो है वो कुछ दिनों में इवेलुएट करने में कामयाब होंगे, ये आप चंद घंटों में या चंद मिनट्स में कर सकते हैं। जैसे अमूमन आप लोगों के पेपर हो रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात टीचर्स आपका सब्जेक्टिव पेपर करने के दौरान आपका ऑब्जेक्टिव चेक करके आपको रिजल्ट भी बता देते हैं, क्योंकि उसकी स्कोरिंग बड़ी इजी और सिंपल होती है। इसमें कोई स्टेंसिल, कोई स्ट्रिप या की जो हम जो उसके लिए बनाई होती है उसको यूज़ करते हुए आप आंसर्स को बिल्कुल करेक्टली, एक्यूरेटली टैप कर लेते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट ने, स्टूडेंट ने कहाँ पे गलत मार्क किया है और कहाँ पे सही किया है, और उसके कितने स्कोर जो हैं वो आपके पास बनते हैं। स्टेंसिल या आपकी जो की है वो कैसे बनाई जा सकती है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल, वो आप खुद भी जो है वो बना सकते हैं। इसमें भी मशीन स्कोरिंग आपको जो है वो मिलती है 1950 तक ऑलमोस्ट, जो कहा जाता है कि जो प्रीवियस हमारी सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी, इसके हाफ तक जो जितनी भी मशीन स्कोरिंग्स थी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी। उसमें मैग्नेटिक जो मार्किंग है वो असल में एक ख़ास किस्म की पेंसिल आप जो है वो मैग्नेटिक यूज़ करते थे, और उसी को वो जो है वो सेंसर उसका जो है उसको सेंस कर सकता था वो मशीन का, और उसको वो जो है वो स्कोर करता था।
उसके बाद जो इतनी मशीन स्कोरिंग अब हमारे पास मौजूद है उसमें ऑप्टिकल स्कैनर्स मौजूद हैं। आपको जस्ट एक करेक्ट आंसर पे उसको जो है वो टिक करना है या उस सर्कल को फिल करना है। जैसे अभी हमने स्टेंसिल की एग्जांपल में डिस्कस किया था, आपको पिक्चर भी मैंने दिखाई थी कि उसमें आप सर्कल को आप फिल कर देंगे किसी भी कलर की पेंसिल से। तो अब ऐसे ऑप्टिकल स्कैनर्स मौजूद हैं जो कि उनको आप यूज़ करते हैं और वो उसको टैप कर लेते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं और उसको जो है वो स्कोर कर सकते हैं कि किसी ने उस सर्कल को फिल किया है, एक्यूरेट सही सर्कल को फिल किया है या गलत वाले सर्कल को फिल कर दिया है। तो अब आप कोई भी पेंसिल किसी भी कलर की किसी भी तरह की यूज़ कर रहे हैं, जस्ट उसको फिल कर दें तो वो ऑप्टिकल स्कैनर उसको स्कैन करके और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड होता है और वो उसको जो है वो स्कैनिंग करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। अब ये जो मशीन स्कोरिंग हम बेसिकली कर रहे होते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जल्दी जल्दी जो है वो स्कोरिंग कर लें, विद इन सेकेंड्स स्कोर्स आपके सामने आ जाएं। जैसे आपके जो भी टेस्ट हुए हैं, पेपर्स हुए हैं लास्ट टाइम भी, आपके जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव ख़त्म किया और उसको आपने फिनिश का जो है वो ऑप्शन उसको क्लिक किया और फ़ौरन से आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। जो मशीन स्कोरिंग या कंप्यूटर बेस्ड स्कोरिंग है उसका मतलब मकसद सिर्फ यही नहीं है कि वो एफिशिएंट स्कोरिंग हो, जल्दी से स्कोरिंग हो के आपके सामने आ जाए, बल्कि उसमें आपको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फर्दर एनालिसिस आपको जो है वो मिलती है। आप उसमें मज़ीद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो रन कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा आपके पास अब मौजूद है, सबके जो पेपर हुए हैं उसमें देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट की कितनी रेशो रही है पास फेल की, किस डिपार्टमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया गया है, किस डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्टिव के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, सब्जेक्टिव के कम आए हैं, या सब्जेक्टिव के ज़्यादा या ऑब्जेक्टिव के कम आए हैं। इंटर डिपार्टमेंटल या इंट्रा डिपार्टमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें मेल फीमेल के स्कोर्स की रेशो क्या रही है। पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा अब आपके पास उस सॉफ्टवेयर में मौजूद है जो आपके फाइनल टर्म लास्ट टाइम हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। फिर सबका डाटा आपके पास एक लार्ज स्टोरेज मौजूद है, उसमें जो है वो पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि आप सबके पेपर संभाल के रखें और जब पेपर ढूंढना हो तो उसमें कई दिन लग जाएं किसी एक पेपर को ट्रेस करते हो। यहाँ पे जस्ट एक क्लिक से आप वो सारा कुछ रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपकी ये डाटा हैंडलिंग, डाटा स्टोरेज और उसके जो फर्दर एनालिसिस हैं वो असल में हमें ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें माइक्रोकैट एक जो है वो बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो हमें बहुत बड़ा लार्ज डाटा इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो टेस्टिंग हो रही होती है, असेसमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन ने ये डेवलप किया हुआ है। इस पे जो है वो बहुत सारी स्कोरिंग्स जो है वो हो रही होती हैं। इसमें कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे हमने ऐसे टाइप में भी बात की थी, यहाँ भी कि आप उनको अपने जो है वो टेस्ट उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके अपने टेस्ट आप उनको सेंड कर सकते हैं और वो स्कोरिंग करके आपको जो है वो उसका रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने खुद ही बनाने हैं या परचेज करने हैं, आप किसी कंपनी की किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको ये स्कोरिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपकी ह्यूमन स्कोरिंग एरर्स जो हैं वो किस किस तरह से होते हैं। ज़ाहिर है इंसान हैं, जैसे हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में भी बात की थी कि उसमें आप जो है वो कोई एरर्स आप कर सकते हैं, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं, स्कोरिंग में भी हो सकते हैं। लेकिन ये एरर्स हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये सिर्फ ह्यूमंस ही करते हैं, ये कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं। मशीन स्कोरिंग में भी एरर हो सकते हैं। हम ये ज़रूर कहते हैं कि मशीन स्कोरिंग या कंप्यूटर बेस्ड आपकी जो स्कोरिंग है उसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इवन देन वो कंप्लीटली एरर फ्री नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट कभी भी आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर स्कोरिंग या सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कोरिंग हमेशा टोटली एरर फ्री होगी। उसमें भी एरर्स आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर के एरर्स हो सकते हैं। उसमें कोई चीज़, जैसे आपने अगर उस सॉफ्टवेयर में जो स्कैनर लगाया है उस स्कैनर में कोई इशू हो सकता है, वो कोई ख़ास कलर कहीं ऐसा आ जाए जो उस कलर को जो उसके अंदर सेव नहीं है या उसका कोई रिफ्लेक्शन जो है उसको टैप नहीं कर पा रहा, और वो अगर आप खुद से देखते तो आपको पता चल जाता कि इसने सर्कल फिल किया हुआ है लेकिन स्कैनर उसको स्कैन नहीं करता। तो इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। टोटली एरर फ्री नहीं होती, लेकिन एज कम्पेयर टू ह्यूमन स्कोरिंग या हैंड स्कोरिंग उसमें एरर्स कम ज़रूर होते हैं।
आपकी जो ह्यूमन एरर्स हैं या इवन मशीन कोड्स जो एरर्स हो सकते हैं, उसके लिए बाकायदा फिर अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से और जो एथिकल कमेटीज़ की तरफ से ये बाकायदा जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो टेस्ट स्कोरिंग करते हैं उसको एरर फ्री बनाने के लिए जो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं वो अपनी ह्यूमन स्कोरिंग है तो आपकी स्टेम सेल्स कीज इतनी क्लियर हों, मशीन स्कोरिंग है तो सॉफ्टवेयर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस तरह से जो है वो सोफिस्टिकेटेड हों कि उसमें एरर्स कम से कम आए, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग आप उसकी जो है वो कर सकें। जो स्कोर्स आप एक रिस्पांस पे किसी एक ग्रुप को, एक पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वो स्कोर्स दूसरे ग्रुप या दूसरे पार्टिसिपेंट को जो है वो दिए जाएं। और अगर कोई भी मिस्टेक्स अगर एक्सपीरियंस हो रही हैं, एरर्स आ रहे हैं कहीं किसी लेवल पे, तो उनको टैप करके उनको इरेडिकेट करने की कोशिश की जाए और टाइमली उनको जो है वो बार बार चेक करते रहना चाहिए कि कहाँ पे या किस तरह से कोई एरर्स आ रहे हैं। इस पे जो स्टडीज़ हुई हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो आपके स्कोर्स हैं वो सिर्फ एग्जामिनर्स की वजह से, जो एग्जामिनीज हैं सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सेज वेरी करने की वजह से वेरी नहीं करते, बल्कि एग्जामिनर्स की वजह से भी, स्कोरर्स की वजह से भी स्कोर बाद वक्त वेरी कर जाते हैं। जाहिर है जब वो एरर्स आएंगे या उसमें कोई बाइसनेस आने के चांसेस जहाँ पे हो सकते हैं वहाँ पे बाइसनेस आएगी, तो आपकी जो स्कोरिंग है वो उस एरर की वजह से, बाइसनेस की वजह से वेरी करेगी और आपके स्कोर्स डिफरेंट नज़र आएंगे जो कि असल में एक्चुअल में वैसे नहीं होने थे। जो आपकी जब आप सब्जेक्टिव मार्किंग कर रहे हैं या जब आप ओरल असेसमेंट कर रहे हैं और या आपकी रिटन असेसमेंट के साथ साथ ओरल असेसमेंट भी उसका पार्ट है, तो फिर आपकी एग्जामिनीज के हवाले से परसेप्शन, उनका बिहेवियर, उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स, वो भी एक आपको हॉलो एरर या लीनियंसी एरर की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह के एरर्स जहाँ भी जिसकी तरह से आ रहे हैं उनको जो है वो टैप किया जाए और उनको इरेडिकेट किया जाए। ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जो है वो शामिल होती हैं। फिर आपके जो स्कोर्स हैं अगर उनको किसी भी शक्ल में आपने कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, आपने MMPI, EPPS की एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किए हैं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट हैं, इनमें आपको जो है या कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें हम सिर्फ रॉ स्कोर्स नहीं देखते बल्कि उनमें कन्वर्टेड स्कोर्स होते हैं। जैसे उसमें T स्कोर देखना है या किसी का जो है वो परसेंटाइल रैंक्स देखने हैं, तो उसके लिए एज के साथ बाज़ औक़ात उसको रिलेट किया गया होता है कि इस एज के लिए ये कॉलम में आप स्कोर्स देखेंगे, इस एज के लिए इस कॉलम में देखेंगे, तो वो T स्कोर या परसेंटाइल उस किसी एज के अकॉर्डिंग आपने देखने हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट एज ही उसकी नहीं पता या आपने अंदाजे से एज जो है वो लिखी हुई है, तो भी आप उसका T स्कोर या कन्वर्टेड स्कोर देखते हुए एरर कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरह की आपकी इन एफिशिएंसी, इन कैपेबिलिटी की वजह से या टेक्निकल बेसिस पे जो एरर्स आते हैं वो ह्यूमन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि स्कोरिंग आपकी ऑब्जेक्टिव रहे। देन आपकी जो स्कोरिंग है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या ट्रू फॉल्स आइटम्स के लिए, वो किस तरह से होती है। आपको आप जो पेपर देते हैं, अभी आपको पता है कि आपने जो है वो मिड टर्म एग्जाम आपके हुए हैं या फाइनल टर्म जब भी आप देते हैं, आपको MCQs आपने करने होते हैं अपने पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो उसमें आपकी जो स्कोरिंग है वो किस किस तरह से होती है। आपको ये पता है कि करेक्ट रिस्पांस पे 1 मार्क आपको मिलता है, या अगर टोटल मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के 10 हैं और आपकी जो MCQs हैं वो 20 हैं, तो फिर आपको पता होगा कि 0.5 हर एक सही आंसर का वेट होगा। तो ये वेटेज जो है वो डिफाइंड होती है, बाद बात लिखी भी होती है कि जी हर या इसके टोटल मार्क्स इतने हैं या हर करेक्ट आंसर के इतने मार्क्स होंगे, वो मार्क्स उसके सामने लिखे होते हैं। प्रायोरिटी वेटिंग उसको हम कहते हैं, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इसको वेट आप कितना देंगे। वो सही के लिए 1 है तो गलत के लिए जो है वो 0 होगा, या बाज़ सिचुएशंस में आप माइनस में भी स्कोर देते हैं कि अगर गलत होगा तो -1 होगा, जिसको हम नेगेटिव मार्किंग बात कहते हैं। वो +1 से -1 हो सकता है या -2 तक भी जा सकता है इन डिफरेंट केसेस, वो पहले से डिसाइडेड जो है वो होता है।
आपके अगर MCQs जो हैं वो टेस्ट है और उसमें आपके जो है वो 50 आइटम, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जैसे कि वो 50 आइटम का है और आपने हर करेक्ट आंसर को 1 स्कोर करना है, तो उसमें ज़ाहिर फिर मैक्सिमम स्कोर 50 ही हो सकता है। ये रेंज पहले से तय होगी, वो 0 to 50 हो सकता है। अगर सारे ही किसी ने गलत किए तो जाहिर है वो 0 होगा। तो आपने ये जो वेट है ये पहले से तय करना होता है, प्रायरी वेटेज जो है वो आपने उसको देनी है। और अगर आपकी वो 0 और 1 के अलावा कोई वेटेज है तो यहाँ पे एक टेबल में जो है वो शो किया गया है कि वो किस तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि स्टेटमेंट इज एक्चुअली, और उस पर ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, स्टेटमेंट इज प्रोबेबली ट्रू, स्टेटमेंट इज पॉसिबली ट्रू। तो इस तरह की ये जो ऑप्शंस हैं, इसमें अगर वो पहली ऑप्शन पर टिक करता है तो उसको उसको ट्रू करता है तो उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और फॉल्स करता है तो -2 दिए जाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट को पॉसिबली ट्रू लिखता है तो उसको ट्रू करता है तो उसको 1 दिया जाएगा, फॉल्स करता है तो 0 दिया जाएगा। तो ये अगर इस तरह से हमने कोई पैटर्न डेवलप किया हुआ है तो वो बाकायदा पहले से इस्टेब्लिश्ड होगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग अगर मशीन स्कोरिंग भी है तो सॉफ्टवेयर में एडेड होगा, अदरवाइज वो आपके पास उसकी की मौजूद होगी। तो नॉर्मली हम सिंपली जो हमारे पास प्री वेटेज होती है वो 0 और 1 की होती है, उसमें हम माइनस में स्कोरिंग नहीं करते, और उससे अगले लेवल पे हम जब उसकी नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो जस्ट +1 की बजाय -1 कर देते हैं। ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये उससे भी अगले लेवल की है, जिसमें हम बहुत डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कुछ टेस्ट का जो है वो कर रहे होते हैं, या कॉन्फिडेंस रेटिंग उनकी जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद स्कोरिंग ऑफ रैंकिंग आइटम्स हम नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करते हैं। ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम स्कोरिंग रैंकिंग आइटम से स्टार्ट लेके इसको हम कंप्लीट करेंगे। सर फौरन ज्वाइन करनी